द हॉस्टल। कड़कती ठंड के बीच जोरों की बर्फबारी हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारते हुए सरसराते हुए एक गाड़ी मुर्दे घर की बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उस गाड़ी के दोनों ही दरवाजे खुल गए। उसमें से एक औरत प्रियंका और आदमी मोहन निकलकर सीधे मुर्दे घर के अंदर भागे, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर रोहित मौजूद था और उसके साथ ही उस मुर्दा घर का इंचार्ज भी, जो नशे में दूध बीड़ी पी रहा था। तभी इंचार्ज बोलता है, तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूँ। फिर इंस्पेक्टर बोलता है, ये पागल हो गया है क्या? कैसी बात कर रहा है तू? बच्चा मरा है उनका। इंचार्ज जवाब देता है, साहब यहाँ रोज किसी न किसी का कोई मरता रहता है, किस किस का ख्याल करूँ? इंस्पेक्टर गुस्से से उसे साइड हटने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर उन आदमी और औरत से, माफ़ कीजिए, आइए इधर आइए। इंस्पेक्टर माफ़ी मांगते हुए उन्हें सफ़ेद चादर से ढकी लाश के पास ले गया। प्रियंका, आपने तो अस्पताल के लिए कहा था और अब मुर्दा घर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? विक्रम को तो हम अभी एक हफ्ते पहले हॉस्टल छोड़कर आए थे, वो कितना खुश भी था। अब यूं यहाँ मुर्दा घर में क्या करने आए हैं हम? मोहन, प्रियंका संभालो अपने आप को, इन्होंने बस चेहरा पहचानने को ही बुलाया है बस। मोहन प्रियंका को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश के मुंह से चादर हटाई, जिसे देखते ही प्रियंका अपने बेटे विक्रम का नाम लेकर चीखते हुए रोने लगी। जवान बेटी की लाश को देखकर मोहन भी अपने आप को रोक नहीं पाया और कूट कूट कर रोने लगा। फिर न जाने क्यों मोहन को क्या सूझा, वो सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरबान को पकड़ते हुए दीवार से लटका दिया। मोहन, बता क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ? बोल, वरना मैं खड़े खड़े तेरी वर्दी उतार दूंगा। मोहन के यूं बदतमीजी पर उतर जाने के बाद इंस्पेक्टर, जो अब तक शांत था, वो एकदम भड़क उठा। फिर उसने मोहन के हाथों को झटकते हुए कहा, होश में रहकर जवान खोलिए मोहन खन्ना, मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगा। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता तो मैं आपको बताता कि खड़े खड़े और भी क्या कर सकता हूँ। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे बरामद हुई है। प्रियंका, मेरा बेटा पढ़ने गया था वहाँ और अब लाश बनकर लौटा है, आखिर ऐसा क्या होता है वहाँ? इंचार्ज, मौत का तांडव होता है वहाँ। ये कोई पहली लाश नहीं जो वहाँ से आई है, पहले भी कई मौत हो चुकी हैं वहाँ, पर गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की मौत ही पाई। इंस्पेक्टर खन्ना सर, आपसे वादा रहा, ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और उन्हें जेल तक पहुंचा कर ही दम लूँगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो। इंचार्ज, जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश, बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं वहाँ से। इतना कहता हुआ मुर्दा घर का वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते इंस्पेक्टर को ये चुनौती भी दे गया कि वो क्या कोई भी इस केस को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमयी है। लेकिन इंस्पेक्टर भी अब ये ठान ही लेता है कि वो अब सच का पता लगा कर ही रहेगा। इसलिए वो अगले ही दिन हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पहुँचते ही उसे बहुत अजीब लगता है और वह सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत में यूं खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता? भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है, वो भी खन्ना जैसे लोग? हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती थी। रोहित हॉस्टल में जा ही रहा था कि तभी उसे हॉस्टल का एक चौकीदार रोकता है। चौकीदार, कहाँ चले बाबू? रोहित, हॉस्टल में एक एडमिशन लेना है। चौकीदार, एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता। रोहित, क्या दिन में कोई काम नहीं होता? क्यों? चौकीदार,
अरे नहीं होता है मतलब नहीं होता है। क्या क्यों? कैसे? ज़्यादा सवाल ना करो बाबू, चलो जाओ। रोहित, बड़े अजीब नियम कानून हैं। रोहित ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, इतने में वो चौकीदार वहाँ से निकल गया। रोहित ने भी सोचा अगर पूरा सच जानना है तो ठंड मिजाज से काम लेना होगा, इसलिए वो रात होने का इंतज़ार करने लगा। वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर वहाँ कोई हलचल नहीं होती। यहाँ तक कि शाम के बाद रात ने भी अपनी घंघोर चादर ओढ़ ली थी, लेकिन हॉस्टल अभी भी उतना ही वीरान था, जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। रोहित को अभी यकीन होने लगा था कि इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकलने को होता ही है कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है।